नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ अतल सिंह चौहान। आज के सामान्य दिन के सेशन में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की हर एक चीज़ को समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार इस पूरी क्लास को एक बार लेकर के देखिएगा। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। राष्ट्रपति से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को प्लीज़ हर उस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो चलिए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पद को अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्र की एकता, अखंडता राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, किसमें? अनुच्छेद 52 में है। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 के माध्यम से कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका प्रयोग जो होता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और जो इनका प्रयोग है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करते हैं। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। निर्वाचन मंडल की बात अनुच्छेद 54 में की गई है। निर्वाचन मंडल की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 54 में की गई है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। विधान परिषद के इसमें निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 53 के माध्यम से कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के इसमें निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी। इसमें संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके? अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, किसके? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। क्लियर? तो संघ शासित प्रदेशों में कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार
इनका राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। एकल संक्रमणीय मत से होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। 1977 तक अगर हम इसकी बात करें तो 10-10 प्रस्तावक होते थे। क्या होते थे? 10-10 प्रस्तावक होते थे। जमानत राशि 15,000 रुपये जो RBI में जमा होती है। कहाँ जमा होती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में ये जमा होती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। 1977 तक 10-10 प्रस्तावक थे। जमानत राशि 15,000 रुपये जो RBI में जमा होती है। कहाँ जमा होती? RBI में जमा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 56 के माध्यम से पदावधि दी गई है। ठीक है, पदावधि यानी पद की जो अवधि है वो किस में है? तो अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है। शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष तक ये रह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 के माध्यम से ये पुनर्चुनाव लड़ सकते हैं, यानी री इलेक्शन। राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव लड़ने की बात किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो अनुच्छेद 57 के माध्यम से पुनर्चुनाव लड़ने की बात की गई है। अनुच्छेद 56 के माध्यम से इनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रह सकते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यताओं की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यताओं की बात की गई है। योग्यताओं में क्या है कि भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, दिवालिया ना हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और दिवालिया ना हो। लाभ के पद का निर्धारण करता है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लाभ के पद का निर्धारण है वो कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 59 के माध्यम से वेतन एवं भत्ते की बात की गई है और वेतन और भत्ते जो हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति जी को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो आर्टिकल 59 में वर्णित हैं। किसमें? आर्टिकल 59 में। यानी अनुच्छेद 59 में वेतन एवं भत्तों की बात की गई है जो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। अनुच्छेद 58 के माध्यम से योग्यताओं, राष्ट्रपति जी की योग्यताओं का वर्णन है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, दिवालिया ना हो। और जो लाभ के पद का निर्धारण है वो लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जो होती है वो क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। यानी टोटल अगर 6 वोट पड़े हैं उसमें से अगर आपका एक वोट नहीं निकला तो उसमें क्या होता है? जमानत राशि क्या होती है? जब्त हो जाती है। ठीक है, जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। कब शपथ लेते हैं? 25 जुलाई। राष्ट्रपति जो हैं वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं, क्योंकि जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो निर्विरोध चुने गए थे। क्या हुए थे? निर्विरोध चुने गए थे। और इन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। कब शपथ ली थी? 25 जुलाई 1977 को। 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी। 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और नीलम संजीव रेड्डी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तब ये हार गए थे। ये दूसरी बार
कब दूसरी बार ये क्या हुए थे, ये दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। दूसरी बार ये क्या हुए थे, निर्विरोध चुने गए थे और इन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी और उसी दिन से राष्ट्रपति जो होते हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। कब शपथ लेते हैं, 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। जो राष्ट्रपति जी हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर उपस्थित नहीं है शपथ दिलाते समय, तो वहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है और महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महाभियोग का प्रयोग जो होता है वो केवल राष्ट्रपति जी के लिए होता है। महाभियोग की प्रक्रिया दो प्रकार से चलाई जाती है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। ठीक है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, महाभियोग शब्द का जो प्रयोग होता है वो केवल किसके लिए होता है, राष्ट्रपति जी के लिए होता है। अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महाभियोग प्रक्रिया है वो दो प्रकार से चलाई जाती है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को नोटिस दिया जाएगा। बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों से पास कराना होगा। ठीक है, जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों से पास कराना होगा और बिल पास होने पर राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर बिल पास हो जाता है 2/3 सदस्यों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो राष्ट्रपति जी अपने पद को छोड़ देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। बिल लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य, अगर 3 सदस्य उपस्थित हैं तो उनमें से 2 के सिग्नेचर होनी चाहिए, तब बिल जो पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास होगा और बिल पास होते ही राष्ट्रपति महोदय अपने पद को छोड़ देंगे। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अपने पद को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्लाह, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो CJI यानी M हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर उपस्थित न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो M हिदायतुल्लाह थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो M हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र को या अधिवेशन को आहूत करता है। ठीक है, सत्र कहें या अधिवेशन कहें, बात एक ही। तो संसद के सत्र को या अधिवेशन को आहूत करता है और लोकसभा को ये भंग भी कर सकता है। लोकसभा क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है अनुच्छेद 85 के माध्यम से। ठीक है, अनुच्छेद 86 में संसद में अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 86 में क्या कर सकते हैं, संसद में अभिभाषण दे सकता है और संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 में वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा। अनुच्छेद 87 में क्या होगा, वर्ष के प्रथम सत्र को
संबोधित करेगा और नई लोकसभा की प्रथम बैठक को भी आहूत करेगा। नई लोकसभा की प्रथम बैठक को भी आहूत करेगा। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना। अनुच्छेद 85 में क्या होगा, संसद के सत्र को या अधिवेशन को आहूत करेगा तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 में संसद में भाषण दे सकता है तथा संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 में वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा, नई लोकसभा की प्रथम बैठक को आहूत करेगा। नई लोकसभा की प्रथम बैठक को आहूत करेगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब तक कुल 3 बार यह बैठक बुलाई गई है। कितनी बार, 3 बार। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है, तो 3 बार अब तक यह बैठक बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक, ठीक है, 1961 में दहेज निरोधक विधेयक, 1978 में बैंकिंग से संबंधित विधेयक, 1978 में बैंकिंग से संबंधित विधेयक, 2002 में तीसरी बार और अंतिम बार पोटा से संबंधित विधेयक, यानी आतंकवादी गतिविधियों से, ठीक है, पोटा से संबंधित विधेयक। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग से संबंधित विधेयक, तीसरी बार 2002 में पोटा से संबंधित विधेयक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अब तक कुल 3 बार यह बैठक बुलाई गई है। और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, चलिए अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस शक्ति को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी अध्यादेश की प्रक्रिया को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों या दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो। जब संसद के दोनों या दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह की। ठीक है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की, अगर संसद की मंजूरी अध्यादेश पर नहीं मिली है तो 6 सप्ताह तक। कितने, 6 सप्ताह। ठीक है, यानी अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस शक्ति को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जब संसद के दोनों या दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी हो सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह की हो सकती है। ठीक, चलिए देखिए अनुच्छेद 124 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, यानी अनुच्छेद 124 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किससे सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या हैं, अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ। अगर हम बात करें अनुच्छेद 171 के माध्यम से, अनुच्छेद 171 के माध्यम से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय क्या, राज्यपाल जो होते हैं वो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते। ठीक, मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते हैं।